सो ये जो चैप्टर नंबर 7 है, अल्टरनेटिव करंट, जिसको हम एसी करंट बोलते हैं, इस चैप्टर के अंदर क्या सीखोगे? पहली चीज तो देखो बच्चों, जो आगे के चैप्टर्स हमारे हो गए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड में तो चलो समझ लिया, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, फिफ्थ सिक्स तक, उस सभी केस में हमने जब बैटरी लगाई हुई थी वो डीसी थी, हाँ कि ना? आपने ऐसा ही बैटरी का सिंबल देखा होगा और ऐसा करंट देखा होगा, आप देखेंगे ऐसा करंट पास करते होगे, ऐसे ही सर्किट के अंदर हर चीज के अंदर ऐसा था। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं कि हमारे घर पे जो एक्चुअली करंट आ रहा है वो तो ऐसा आ ही नहीं रहा है। जो लास्ट चैप्टर 6 चैप्टर हमने सीखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, जो लास्ट टॉपिक था हमारा एसी करंट, सॉरी एसी जनरेटर, तो उसको यदि आप रिकॉलिंग करोगे तो उसमें आपको कुछ समझ में आया होगा कि वो टॉर्क की वजह से घूमता था अलग अलग डायरेक्शन पे, ऐसा कुछ करंट जनरेट होता था, हाँ कि ना? यस सर। यानी कि इस चैप्टर का जन्म तो 6 चैप्टर के अंदर ही हो गया था। ओके, यानी कि एसी करंट को हमने 6 चैप्टर के अंदर ही सीख लिया था कि कैसे जनरेट होता है। उसके आगे के चैप्टर में हमने एसी करंट कहीं भी देखा नहीं था, सुना नहीं था, लेकिन आज हम एसी करंट को डिटेल्स के अंदर सीखेंगे। क्या है एसी करंट, जो एक्चुअली हमारे घर पे आ रहे हैं, एक्चुअली जो हमारे जो एक्चुअली डिवाइस होते हैं घर के अंदर या प्रैक्टिकली फैक्ट्री के अंदर या कंपनी के अंदर, वो किसी बेसिस पे जो एसी करंट के बेसिस पे चल रहे होते हैं। तो यदि आपका फर्स्ट टू 6 चैप्टर इतना क्लियर नहीं है तो चलेगा, 6 से यानी कि ये जो चैप्टर है वो आप आराम से अच्छे से कर लो। जस्ट बिकॉज यदि आप इंजीनियरिंग करोगे, बायो को प्रॉब्लम नहीं होगी बायोलॉजी वाले को, लेकिन इंजीनियरिंग करोगे और यदि भूल से भी आपने ऐसी ब्रांच ले ली जिसके अंदर ऐसी वाले चैप्टर्स आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मुझे पता है, आई थिंक वो चैप्टर्स एडवांस इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, आई थिंक एडवांस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर 2-3 ऐसे चैप्टर थे और एक दूसरी एक बुक्स आती थी, आई एम नॉट 100% श्योर, मैं नाम भूल गया उस बुक का, लेकिन वो सब्जेक्ट है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे थे हमें खुद को भी। ओके, उसको पास करने में हमें भी पसीने छूट गए थे, तो शायद आपको बाद में दिक्कत ना हो, इसीलिए आपको अभी अवेयर कर रहा हो कि चैप्टर में ध्यान देना। तो पहली चीज तो ऐसी है क्या, व्हाट डज ऐसी स्टैंड फॉर? तो ऐसी मींस अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। अब क्या है वो अभी हम देखते हैं। अल्टरनेटिव करंट का मीनिंग कि ऐसा करंट जिसके अंदर पोलैरिटी चेंज हो रही हो, डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड द एसी करंट। उसको हम क्या बोलते हैं? एसी करंट बोलते हैं। जैसे आप यहाँ फिगर के अंदर देख सकते हो, ओके, वोल्टेज वर्सेस टाइप के ग्राफ के अंदर वी, अभी यहाँ हम वो एसी करंट नहीं, एसी सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ देखो वोल्टेज क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। सिमिलरली यहाँ वोल्टेज के साथ करंट भी हो सकता है। बाद पहले स्टार्टिंग हुआ जीरो से मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम से वापस जीरो आया, अब वापस नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, वापस जीरो आया, मैक्सिमम हुआ, ऐसे सेम डायरेक्शन में नहीं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन, जैसे पेंडुलम कैसे ऐसे घूमता रहता है। ओके, हार्ट बीट हमारी आपने देखी होगी, हार्ट बीट भी ऐसे पंपिंग कर रही होती। पंपिंग का मीनिंग क्या, वो पहले चालू हुई, बाद में बंप हुई, चालू हुई बंद हुई, चालू हुई बंद हुई। तो ऐसे टाइप के जो सर्किट होते हैं, यानी कि जो करंट का फ्लो होता है, वोल्टेज होता है, ऐसा कुछ आपको दिखने को मिल सकता है। अब इसको थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ से ये जो फ्लो हुआ, यहाँ से यहाँ तक का, ये हुआ वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल। ओके, उसको हम बोलेंगे वन कंप्लीट साइकिल। जो ऊपर वाले है पॉजिटिव है, नेगेटिव नीचे वाले। ओके, ऊपर पॉजिटिव साइकिल से नीचे नेगेटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल इज नथिंग बट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ दूसरा है करंट, डीसी करंट, जो हमने ऑलरेडी आगे के चैप्टर में सीख लिया था। कोई बता सकता है डीसी करंट का मीनिंग क्या है बच्चों? हेलो, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, यानी कि ऐसा करंट होता है उसको डीसी करंट बोलते हैं, हाँ कि ना? चलो, यस सर। मैं आपको अलग अलग कलर, अलग अलग करंट बताता हूँ, आपको खाली जस्ट बताना है कि कौन कौन से है, एसी है कौन से डीसी है। अभी नहीं बताना, मैं बताऊँ तभी बताना आंसर। चलो, इसमें से ये कौन सा करंट है बच्चों? एसी। वेरी, एसी। ये कौन सा करंट है? डीसी। 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 ओके,
अब माइंड में ये मत फिक्स करना डीसी यानी कि ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके 90% स्टूडेंट, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट होता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जिग जैग बन रहा है, इसका मीनिंग वो एसी करंट है। नहीं नहीं नहीं, आपको डायरेक्शन देखना है। यहाँ सारे ये जो ग्राफ है वो आपको पॉजिटिव टर्मिनल पे ही है, देखो है कि नहीं। तो डायरेक्शन क्या है, यूनि डायरेक्शन, वन डायरेक्शन है, तो इसको हम डीसी करंट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, एसी और इसको हम डीसी। डीसी। आई थिंक कॉन्सेप्ट तो सभी को क्लियर ही है कि एसी कौन सा है, डीसी कौन सा है। ओके कोई ग्राफ में कोई डाउट नहीं था ना एसी डीसी के अंदर। ओके ये आपको एग्जैक्टली फिक्स वैल्यू बताई एसी और डीसी। और एसी डीसी में डिफरेंट कुछ भी नहीं है, सॉरी कॉमन डिफरेंट है कि एसी करंट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है, और डीसी करंट के अंदर वैल्यू क्या होगी, सेम, यानी कि वैल्यू नहीं, डायरेक्शन आपकी सेम होगी, फ्लो जो होगा वो सेम डायरेक्शन के अंदर होगा। ओके चलो अब थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी आपको पता ही है, ओके आपने शायद सीख ही लिया होगा, फिर भी हम रिवाइज कर लेते। ये हुआ आपका वन साइकिल, हाँ कि ना, 0 से लेके 360 वन साइकिल हो। तो पीरियड यानी कि क्या, तो टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट टू गो थ्रू वन साइकिल ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड द इट्स पीरियड। ओके पूरा एक जो साइकिल हुआ, पूरा एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो एक साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, टाइम पीरियड टी। और उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई बाय ओमेगा। याद रखना ओमेगा क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, याद है ना बच्चों, ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये हुआ टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एफ का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन, सॉरी फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन भी याद ही होगा, एफ इज इक्वल टू 1/t, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये बेसिक फंडामेंटल है। तो एफ फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या, कि भाई ये एक सेकंड में, समझ लो एक सेकंड में ऐसे 10 टाइम्स वो मूवमेंट हुआ है, यानी कि 10 टाइम्स वो साइकिल चली, कितने, एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितना घुमा, ऐसे 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 10 टाइम्स। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। क्लियर है फ्रीक्वेंसी का, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट सेकंड, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट। बेसिक फंडा है, आपको ऑलरेडी पता ही है, ऐसी कुछ चीज नहीं है जो आपको पता नहीं होगी। ओके अभी ऐसे स्टार्टिंग में सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है, उसका इंट्रोडक्शन ही रिविजन करा रहा हूँ। ओके जब एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब आपको मैं बता दूंगा। चलो तो जब भी हम एसी और डीसी वोल्टेज या सोर्स का रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ ऐसे हिसाब से करेंगे। यदि डीसी सोर्स है बच्चों तो ऐसा करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ आपको एक फिक्स डायरेक्शन होती है, हाँ कि ना। और इसका आउटपुट कुछ ऐसे मिलता है, सेम डायरेक्शन हो सकता है या ऐसे ऐसे हो सकता है। और एसी जब भी अब देखो, अभी तक आपने जितने भी चैप्टर सीखे ना, जनरली लास्ट 6 चैप्टर का लास्ट टॉपिक एसी जनरेटर के अलावा आगे की कहीं भी आपको ऐसा सिंबल नहीं दिया होगा। अब ये सिंबल किसका, एसी सोर्स का। जब आप एसी सोर्स लगाते हो तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा। डीसी के लिए ये है और एसी के लिए ये है दोनों बैटरी ही, ये भी बैटरी है और ये भी बैटरी, ये एसी बैटरी और ये डीसी बैटरी। कोई डाउट किसी को। वैसे बैटरी में से ऐसी करंट नहीं निकलता, लेकिन अभी इतना समझ लो बेसिक, क्योंकि ये सोर्स तो बाहर से आने वाला लाइट का सोर्स ही होगा, वायर भी होगा, ट्रांसमिशन वायर होगा। और उसका जो ग्राफ मिलता है आपको, आउटपुट मिलता है, वो कुछ ऐसा होता है। तो बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है। कुछ डाउट हो तो बता दो बच्चों, अदरवाइज मैं आगे बढ़ू। नहीं है ना। नो सर। ओके अब एसी करंट क्या है, तो जब भी हम एसी करंट, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ बताया था कि जो ग्राफ था वो कुछ ऐसे मिल रहा था, तो मैथ्स के अंदर सीख चुके, ऐसा ग्राफ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइन का फंक्शन। ओके क्या फंक्शन ऑफ साइन। तो जब हम एसी करंट को भी रिप्रेजेंट करते, तो आपने एक चीज में देखी होगी कि जब एसी करंट के अंदर एक फिक्स वैल्यू होती है, कौन सी, ये वाली, जिसको हम आई मैक्सिमम बोलते हैं या आई नॉट बोलते हैं, पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं उसको। अब सिमिलरली यहाँ मिनिमम आई नॉट है। अब सारी वैल्यू जो है ना इन दोनों के बीच में घूमती रहती है, हाँ कि ना, देख लो।
तो ये जो पैटर्न है वो पैटर्न दूसरे किसी की नहीं है, वो साइन फंक्शन की है। आप चेक करोगे तो लाइक एग्जांपल फॉर बोलो, साइन 0 कितना होता है बच्चों? 0। 0 साइन 90 1, 1 साइन 180 0, 0 साइन 270। -1 -1 तो अब मैं यहाँ से आपको बात, बायो वाले को थोड़ा बता रहा हूँ, बाकी मैथ्स वाले को तो ये सब कुछ पता ही है आपको। यहाँ से मैंने चालू किया तो यहाँ 0 था इनिशियली। यहाँ एंगल कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा। यहाँ 180 डिग्री होगा, यहाँ 270 होगा, यहाँ 360 होगा, हाँ कि ना? अब देखो यहाँ वैल्यू कितनी है? साइन 90, ये 1 है। अभी यहाँ हम यदि आई नॉट की जगह एक 1 वैल्यू फिक्स ले ले, 1 वैल्यू, तो देखो है इतनी, साइन 91। बाद में वापस साइन 180, तो साइन 180 0 होगा। बाद में साइन 270 -1 होगा। साइन 360 आंसर 0 होगा। आई थिंक सभी को पता चल ही रहा होगा। बायो वाले स्टूडेंट्स यदि पता चल गया हो तो बेटा हाँ बोल दो, तो मैं आगे बढ़ू। Yes, sir. यानी कि ये जो वैल्यू है वो 0, यानी कि 0 से 1 मैक्सिमम साइन 90 पे, और 270 -1, इन दोनों के बीच में वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। यानी कि वो किसके फॉर्म में है? साइन के फॉर्म। 0, 90, 170, 270 क्या है? तो वो एंगल है। अब वो पता नहीं है, अभी टेम्पररी बेसिस पे मैं उसको ओमेगा टी बोल देता हूँ। तो कोई भी एसी करंट को बताने के लिए उसका ये सिंबल यूज करते, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट है। ये क्या है? पीक करंट है। मैक्सिमम जो करंट होता है ना, ये जो मैंने बताया था, यहाँ 1 मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ 1 की जगह I नॉट हो सकता है। और ये जो वैल्यू है साइन की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, यानी कि साइन फंक्शन ऑफ टाइम है। ओके, थोड़ा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है इसलिए थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, बाकी कुछ इतना हार्ड नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो सके। तो सारे टर्म्स को मैंने बता दिया। आई नॉट है पीक वैल्यू, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा टी जिसको हम फेस बोलते हैं। काफी बार आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी बोल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूर नहीं कि साइन ओमेगा टी ही होगा। यदि थोड़ा एडिशन हो, यदि ये ग्राफ जो है वो 0 से यहाँ से चालू हो रहा है, तो यहाँ ये जो टर्म्स इतना एंगल है वो हम ऐड कर देंगे साइन 5। बोलो समझ में आया इतना? Yes, sir. ओके, यस सर। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसी करंट। ओके, सिमिलरली एसी ईएमएफ, अल्टरनेटिव ईएमएफ का भी वही फॉर्मूला होगा, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, E यानी कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, E नॉट यानी कि पीक ईएमएफ, और ओमेगा टी क्या है वो तो पता ही आपको। और ये उसका ग्राफ हुआ, देखो मैं जो अभी बता रहा था ना, कुछ 0.5/4, T/4 यानी कि टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड है, तो आधा यानी कि T/2, आधे से आधा यानी कि T/4। ओके, बेसिक ग्राफ बताया हुआ, एंगल के साथ कैसे वैल्यू चेंज होती रहती है ना, उसका ग्राफ बताया हुआ। अब ये सारी जो ऊपर की वैल्यू वो पॉजिटिव साइकिल है, और ये सारी नेगेटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल में वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव साइकिल में वैल्यू नेगेटिव होती है। 0 से पाई जो होगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, और पाई से 2π वैल्यू क्या होगी बच्चों? जैसे यहाँ लिख सकते हैं पाई से 2π वैल्यू, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखो नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव हाफ साइकिल। बोलो क्लियर? अब अभी तक जो मैंने चला है इसमें कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं था, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं था, बेस क्लियर करवाया जो एक्चुअली आपको जरूरी था। यहाँ तक यदि चला उसमें कुछ भी डाउट ना हो तो बताओ, चलो हो तो बता सकते हो। मैं फटाफट से रिकॉलिंग करा रहा हूँ पूरे टॉपिक को, ऑलरेडी आपको पता है इसलिए मैंने फटाफट एक्सप्लेनेशन किया हुआ था। पहले तो एसी करंट क्या था वो हमने सीखा। एसी करंट यानी कि जो वैल्यू मैक्सिमम 0, मिनिमम 0, मैक्सिमम 0, मिनिमम 0 के बीच में इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड द एसी करंट। ये जो बताया मैंने वैल्यू एसी करंट का सिंबल है। ओके, बाकी टाइम पीरियड 1 साइकिल वो सब कुछ तो पता ही होगा आपको। नाउ एसी करंट, दूसरा डीसी करंट। तो डीसी और एसी के बीच में डिफरेंट पता होना चाहिए। डीसी यानी कि यूनि डायरेक्शनल करंट, जो डायरेक्शन सेम हो जब करंट का। इसलिए तो देखो हम जब एसी सोर्सेस लगाएंगे ना, एसी सोर्सेस, जैसे यहाँ एसी सोर्सेस लगाए, तब कभी भी हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे। कीप इन माइंड, डायरेक्शन करंट की तभी बता सकते हैं जब करंट का सोर्स कौन सा हो बच्चों? डीसी हो। जब आपने कभी ऐसा डीसी करंट, डीसी सोर्स लगा यानी कि बैटरी लगाई, तभी हम डायरेक्शन बताते हैं।
यदि यहाँ इसकी जगह एसी सोर्स होता तो डायरेक्शन बताते नहीं है। इसमें भी आता है डायरेक्शन, लेकिन वो बहुत हाई लेवल में हो जाता है, आपको इतना डिटेल में नहीं आएगा स्टडी। तो बाद में हम डीसी करंट के बारे में सीखे। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में ये था एसी और डीसी को डिफरेंशिएट करना। तो वो डिफरेंशिएट पता चल गया सभी को एसी और डीसी में। डीसी एक फिक्स वैल्यू होती है, एसी जो है वो टाइम के साथ चेंजेस होता रहता है। ओके, बाद में हमने टाइम पीरियड सीखा। तो वन साइकिल जो कंप्लीट करने में, एसी करंट को वन साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड टी, 2π/ω उसका फॉर्मूला है। बाद में हमने सीखा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ओके सॉरी, ये रहा फ्रीक्वेंसी का। बाद में हमने डीसी सोर्स एसी सोर्स का ग्राफ और उसका सिंबल देखा। बाद में एसी करंट में I इज इक्वल टू I नॉट। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला के आसपास ही आपको घूमना है। तो I यानी कि कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू, समझ लो मैं ऐसा बोलूँ t इज इक्वल टू 10 सेकंड, तो यहाँ t की वैल्यू 10 सेकंड लगा दो, ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन होगी और I नॉट की वैल्यू गिवन होगी, तो आपको I की वैल्यू मिल सकती है। ओके, तो I इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे जो आई करंट होगा उसकी वैल्यू है आई नोट, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू, जैसे यहाँ करंट ऐसे चेंज हो रहा है तो उसकी जो मैक्सिमम ये पीक वैल्यू है उसको हम आई नोट बोलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? और ओमेगा टी तो आपको पता ही है कि फेस एंगल है, और ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t या 2π/f, ये फॉर्मूला बायो वाले भी याद रख लेना, वैसे आ गया, वैसे नया नहीं है। बाद में अल्टरनेटिव वे में सेम करंट के फॉर्म में ही होगा उसके फॉर्मूला वगैरह सब कुछ। यदि ये सब कुछ क्लियर है तो इतना आंसर मुझे फटाफट से बता दो। चलो, वैसे तो इसके अंदर मैंने समझाया नहीं है, भूल गया था ये टॉपिक को। क्यों हम एसी करंट यूज करते हैं? अब देखो चैप्टर एसी करंट हमने देख लिया कि सर एसी करंट सीख रहे, हमारे घर पे एसी करंट आ रहा है, सो व्हाई वी यूज एसी करंट इंस्टेड ऑफ डीसी? तो बता सकता है? चीपर, फर्स्ट थिंग चीपर, सस्ता है। दूसरा उसमें यूनिफॉर्म वोल्टेज नहीं होता, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज नहीं करेगा वो। तीसरा वैसे थोड़ा सेट नहीं हो रहा है रीजन, फिर भी चलो तीसरा कोई अभी भी काफी सारे रीजन बता सकते हो जो एग्जैक्टली मुझे अभी भी चाहिए आंसर, हो अभी नहीं मिला है, बोलो। ये तीसरा रीजन आपके स्क्रीन के सामने तो है यार, एसी करंट इज ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंस, यानी कि दूर आप भेज सकते हैं। क्यों भेज सकते हैं? क्योंकि एसी, यदि आप डीसी करंट को दूर भेजने चाहोगे ना तो लॉस बहुत ज्यादा होगा, पावर लॉस जो होगा, हीट लॉस होगा, बहुत ज्यादा होगा। एसी करंट में पावर लॉस, हीट लॉस कम होता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकते हो। आपने कभी आपको यदि पता होता तो आपने देखा होगा कि पहले जो मोबाइल कीपैड वाले आते थे उसमें जो चार्जर की जो वायर होता ना बहुत लंबा होता था, हाँ कि ना? यस सर। अब अभी सबसे प्रॉब्लम क्या है पता है? ये कंपनी वाले इतना 1 लाख रुपए, एप्पल अभी 1.5 लाख रुपए ले रहा है मोबाइल्स का, एक चार्जर का वायर 1 मीटर लंबा नहीं कर सकता। क्यों? कोई बता सकता है? डीसी करंट होता है इसके अंदर, समझ में आ रहा है? डीसी करंट को बहुत ज्यादा लॉन्ग आप भेज नहीं सकते, उसके लिए आपको कंपलसरी एसी करंट का ही यूज करना पड़ेगा। ओके, जो हमारे घर पे वायर होते, सिंपल वायर होते जो, ओके, रेड ब्लू वाले कलर के, उसके अंदर एसी करंट पास हो रहा होता है, और जो हमारा जो मोबाइल का चार्जर का वायर है उसमें डीसी करंट पास हो रहा होता है। आप इतना लंबा चार्जर रख ही नहीं सकते, यदि रखोगे तो बहुत कम या धीरे से चार्ज होगा। मीन्स व्हाट? डीसी का ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं भेज सकते। क्लियर है? यस सर। और यदि समझ लो एसी को हम भेज सकते हैं तो कौन से फॉर्म में भेजेंगे? आंसर बताओ चलो। हाई वोल्टेज हाई करंट। हाई वोल्टेज लो करंट। हाई करंट लेने जाओगे तो ज्यादा I² RT के हिसाब से क्या होगा बच्चों? हीट लॉस होगा, और दूसरे भी काफी सारे डैमेज हो सकते हैं। हाई वोल्टेज लो करंट इसलिए। अब वोल्टेज को फोर्स के फॉर्म में समझो, वोल्टेज क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है करंट को। अब करंट कम होगा और ज्यादा धक्का होगा तो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकेगा,
समझ लो ये फोर्स है और ये मास है, ऐसे समझो। तो लॉन्ग डिस्टेंस तक यानी ज्यादा एक्सीलरेशन करना है आपको, F इज इक्वल टू m इंटू एफ फॉर्मूला है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस है। अभी ये भूल जाओ अभी ये समझो, फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, दूर जाने, ज्यादा एक्सीलरेटेड यानी कि दूर भेजना है, स्पीड बढ़ा देनी है, तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा और मास कम होना पड़ेगा, तो ही ये फोर्स ज्यादा हो सकता है, हाँ कि ना? यस सर। क्योंकि ज्यादा अब जस्ट प्रैक्टिकली मत सोचना ओके, बाद में आपको बाद में ऐसा सोचो सर फिजिक्स के अंदर तो ऐसा आ रहा था जिसका मास ज्यादा हो उसका फोर्स ज्यादा, वो अलग चीज है, आप प्रैक्टिकली मत सोचो, आप थोड़ा थियरिकली जाओ कि हाई वोल्टेज है, छोटा करंट है, थोड़ा धक्का दोगे तो भी दूर भागेगा, ऐसा समझो। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट, हाई वोल्टेज एंड लो करंट, याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। सेकंड नंबर का वैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो एग्जैक्टली आई एम नॉट 100% श्योर कि इसमें भी क्या आंसर आता रहेगा, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि ये तो नहीं आने वाला है, ये भी नहीं आने वाला, या तो ये है या तो ये है। अब वो ढूंढना है कि एसी के बीच में हम शॉर्ट लगाते हैं, अब ए डॉट सी कब लगाते हैं, जब उसका कुछ फिक्स फुल फॉर्म होता है, एसी का कुछ फुल फॉर्म नहीं है, ये पूरे अल्टरनेटिव का ही हम एसी यूज कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? माइंड के अंदर ऐसा होगा सर ए सी करंट ऐसा वर्ड यूज करते हैं ना, आकी ना, तो ये अल्टरनेटिव की जगह एसी यूज होना है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए हम डॉट शायद नहीं लगाएंगे, तो थर्ड हमारा आंसर जनरली मैच होगा। लेकिन इतना ऑब्जर्व मत करना ग्रामेटिकली, ओके, मैंने भी कहीं भी पैम्पलेट में कहीं भी लिखते हुए ए डॉट सी लिख सकता हूँ, मैं बुक वाले भी लिख सकते, इतना हार्ड एंड फास्ट ये इतना क्वेश्चन नहीं है कि आपको याद ही रखना है, क्लियर? लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको ये याद रखने के लिए। चलो अब आपका आज का चैप्टर चालू होता है, तो रिकॉलिंग कर ले फटाफट से आंसर दो। चलो पहले हम सीखे थे क्या, एसी करंट, एसी करंट क्या होता है, ऊपर नीचे, डीसी सेम वैल्यू वाला करंट। दूसरा हमने सीखा था टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, बाद में एसी सोर्स, बाद में क्यों एसी करंट का यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था। तो अभी हम जो सीखने वाले हैं आई एवरेज। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों कि समझ लो कि आपने एसी करंट निकाल लिया, ये एसी करंट जा रहा है, आपने गैलोमीटर लगाया, क्या प्रॉब्लम क्या होगा बता सकता है? सर करंट की फिक्स डायरेक्शन नहीं है, करंट की फिक्स डायरेक्शन ही नहीं। गैलोमीटर तो किससे चलता था, याद करो, गैलोमीटर वाला स्प्रिंग था, यदि करंट ऐसे पास तो ऐसा जाता था, यदि बढ़ जाएगा तो ऐसे जाता था। अब यहाँ तो करंट भी प्लस माइनस ऐसे मूव हो रहा है, तो क्या होगा पता है, इसको इस साइड खींचेगा जब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तब उस साइड खींचेगा। अब इतने हाई स्पीड से खींचेगा, क्योंकि आपको पता है आप हमारे इंडिया के अंदर जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। आई थिंक 60 हर्ट्ज नहीं है, अमेरिका 60 हर्ट्ज। ओके हाँ, तो चलो 50 हर्ट्ज ले लेते हैं। तो 50 हर्ट्ज का मीनिंग क्या हुआ पता चला आपको, एक ही सेकंड में वो 50 टाइम्स इधर उधर देखता है। अब उसको ट्राई करो, एक सेकंड में आप 50 टाइम्स देखने बैठोगे तो क्या दिखेगा आपको, वो भंवरा होता है, भंवरा, जब वो वो अपनी पाखे घुमा रहा होता है तो आपको दिखती है वो, नो सर। क्या No, लगता sir. है आपको, ऐसा लगेगा कोई एक फिक्स जगह पे वो स्टेडी है, बस थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन होगा, ऐसे घूमता हुआ ऐसा लगेगा, कुछ ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, समझ लो आपने करंट तो मेजर किया, लेकिन वो करंट ऐसे दिख रहा है। अब इतना फास्ट ये मूव होता रहेगा, अभी तो मैं बता नहीं रहा हूँ, जो अभी मूवमेंट कर रहा हूँ ना वो मेरी आधी भी नहीं, आधे से आधी भी नहीं है, इतनी फास्ट मूवमेंट की वजह से एक्चुअली आपको ऐसा ही दिखेगा। यानी कि अब ऐसा करंट जब हम, आप बोलोगे हमारे घर पे करंट कितना आता है, कोई बता सकता है, वोल्टेज, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी एफ। अब करंट को पता नहीं एग्जैक्टली मुझे, लेकिन इतना पता है 230 या 250 वोल्ट आता है, हाँ कि ना, घर के अंदर। Yes, sir. तो ये भी हुआ, चलो 230 है, रेजिस्टेंस की समझ लो 50 एम्पियर में लो, करंट तो कुछ मेजर तो होता होगा ना, इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज की तो यानी कि करंट मेजरमेंट तो होता होगा। ये यूनिट आते हैं, वो क्या है यूनिट, करंट का वन टाइप ऑफ मेजरमेंट ही है। तो इसका मीनिंग हुआ ये कि हमारे घर में जो आ रहा है वो तो एसी करंट है, और एसी करंट तो हर एक सेकंड पे चेंज हो रहा है। तो ये 50 जो दिखा रहा है आपको मीटर के अंदर या आपके डिवाइस के अंदर, यानी कि आपके जो एप्लियंस के अंदर,
वो है क्या, पहली बात तो वो आपको पता चलनी चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, इसको फील करने का ट्राई करो टॉपिक को, कि यदि वैल्यू चेंज ही हो रही है तो ये जो दिख रही है आपको बता रही है वो कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू मानो, ये वैल्यू मानो, ये वैल्यू मानो कि ये वैल्यू मानो, हाँ कि ना? Yes, sir. अब यानी कि ये एक्चुअली वैल्यू होती है ना, आरएमएस वैल्यू होती है। अब आरएमएस है क्या हो तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम एवरेज वैल्यू निकालने का देखते हैं, क्योंकि आपको वो इन फ्यूचर काम आ सकती है। तो कोई भी चीज का एवरेज निकालना है, समझ लो करंट का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या था? इंस्टेंटेनियस करंट यानी कि, हेलो, I not sin omega. I not sign अब ये नहीं, वो अब भूल जाओ, चलो दूसरा। करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम होता है, dq by dt. लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए dq बाई dt यूज करेंगे, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. और एवरेज करंट के लिए बच्चों क्या यूज करेंगे हम? तो Delta q by delta t. डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी कि टोटल चार्ज नीचे टोटल टाइम, हाँ कि ना? Yes, sir. ऊपर चार्ज नीचे टाइम। अब हम क्या करें कि मुझे एवरेज फाइंड करना है, मुझे चार्ज फाइंड करना है। वो चार्ज कितना है, वो कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ से कुछ निकालने का ट्राई करते हैं। और डी क्यू, ध्यान रखना थोड़ी कॉम्प्लिकेशन शायद बायोलॉजी को हो सकती है, बायोलॉजी वाले को। डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी निकाल सकता हूँ, मुझे समझ लो यहाँ टोटल चार्ज और टोटल टाइम फाइंड करना है। अभी डी डेल्टा हटा दो आप, ओके, टोटल चार्ज जो पास हुआ वो और नीचे टोटल टाइम। नीचे ऊपर चार्ज और यहाँ 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंचा, कितना चार्ज हुआ कि 50 कूलम, और कितना टाइम लगा तो 1 सेकंड, तो 50 कूलम और 1 सेकंड, तो एवरेज करंट मिला आपको। अब वो, अब क्यू की वैल्यू कितनी माननी? करंट तो एसी है, ध्यान रखो, मैं फाइंड कर रहा हूँ एसी करंट का एवरेज वैल्यू। समझ में आ रहा है? ये जो करंट चेंजेस हो रहा है ना, अब मुझे तो पता नहीं वो कितना होगा, तो मैं उसका टोटल एवरेज निकाल रहा हूँ, बोलो। तो उसका एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली कितना चार्ज है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो इंस्टेंटेनियस टी सेकंड पे यदि समझ लो डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी हो, मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू यानी कि टोटल चार्ज क्यू हो सकता है, हाँ कि ना? Yes, sir. यदि हाँ बोलो यार, हाँ हो सकता है तो हाँ बोल दो बस, इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आई एवरेज या एफ एवरेज या वी एवरेज कोई भी वैल्यू, यहाँ मैंने आपको करंट तो जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ कोई भी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू फाइंड करने की। जैसे लाइक एग्जांपल आपने देखा होगा 11th स्टैंडर्ड के अंदर पे डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया था, एस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। अब मुझे फाइंड करना है कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकंड। क्या करते थे बताओ, चलो Differentiation. क्या करते थे हम? Differentiation. नहीं, भूल हो रही है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम निकालते थे s2 माइनस s1 t2 माइनस t1, याद आया? डिफरेंशिएशन से तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल रही थी। अरे भाई याद आ रहा है ना यार आपको? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. आप बोल रहे इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन तो याद करो टॉपिक को, 11th स्टैंडर्ड में आ जाओ, 3rd चैप्टर के अंदर याद करो टॉपिक को। डिफरेंशिएशन से हमें मिल रहा था इंस्टेंटेनियस वैल्यू, नहीं कि एवरेज वैल्यू। जब एवरेज वैल्यू फाइंड करनी होती थी हम क्या करते थे, s2 माइनस s1 t2 माइनस, यहाँ t s2 यानी कि समझ लो कि ये 5 सेकंड है, तो यहाँ 5 डालेंगे और s2 निकालेंगे, बाद में माइनस s1 यानी कि 0 डालेंगे और नीचे 5 माइनस 0, तो एवरेज वेलोसिटी मिल रही थी। एवरेज वेलोसिटी के लिए ऐसा लिखते थे या तो ऐसा लिखते थे, याद आया कुछ? Yes, sir. अब ये तो हुआ ऐसी छोटी वैल्यू के लिए। समझ लो ये वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो ना जब, और ऐसी एवरेज वैल्यू निकालनी होती ना, तो उसका मैं शॉर्टकट तरीका समझाता हूँ, शायद आपको मैं 11th में भी मैंने नहीं समझाया होगा। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ फोकस रखोगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि कोई भी वैल्यू का एवरेज कैसे निकालते, इंस्टेंटेनियस के फॉर्मूला से एवरेज कैसे निकालते। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू डी, यहाँ नीचे टोटल टाइम, Q की जगह ऐसा लिख सकता हूँ मैं आई इंटू डी टी बच्चों।
अब यहाँ टोटल Yes, टाइम sir. यानी कि क्या, Yes. टोटल टाइम यानी कि क्या, t इज इक्वल टू यहाँ 1 सेकंड लगा, यहाँ 2 सेकंड लगा, यहाँ 3 सेकंड लगा, 2 सेकंड वापस 1 सेकंड 3 सेकंड, ये टोटल सभी का एडिशन कर दो तो इंटीग्रेशन ही हो जाएगा t इंटू डी टी। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, छोटे छोटे dt वाले भाग को एडिशन कर दो तो पूरा का पूरा टोटल टाइम t हो सकता है। तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहो तो आप डायरेक्टली t लिख सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे आपको हिंट बता रहा हूँ, आपको ऐसा लिख सकता हूँ। यदि आपको टोटल टाइम ना दिया हो तो ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे, यानी कि कोई भी एवरेज क्वांटिटी का ये जनरल फॉर्मूला मिला। 99% तो शायद आपने कभी भी ये फॉर्मूला देखा नहीं होगा या सुना होगा, है किसी ने सुना या देखा है? यदि बुक्स कहीं रीड की होगी और पता हो तो शायद, है किसी को पता था ये? नो सर। No, sir. कोई भी वैल्यू का एवरेज निकालना है हमें तो उसका ये जनरल फॉर्मूला हुआ इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब बोले कि सर आई का ही ये, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं समझ लो मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब समझ लो, यहाँ मैंने एक चीज बताई थी, मैंने क्या बताया था बच्चों, आई का फॉर्मूला बताया था 2t² समझ लो 3t। अब मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एक काम करो, लेस देन 1 मिनट बची है तो फटाफट से रिज्वाइन कर लो। चलो बच्चों, फटाफट से लेक्चर्स को रिज्वाइन कर लो। चलो